हेलो हेलो। आ रही है आवाज? इस माइक में आ रही है? नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। अरे बेटा, 1 घंटे के बाद नहीं आएगी ना फिर? शाम तक क्लास चलानी है। हेलो हेलो। अच्छा। हेलो 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 हेलो। ठीक। देखो भाई, ध्यान दो। डिफरेंशियल मार्केटिंग, ये क्या होता है डिफरेंशियल मार्केटिंग? अच्छा, ये भी पढ़ लिया था यार। क्या करते हैं कि कंपनीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग का उपयोग करती है। एक ही कंपनी है, उसी के ही प्रोडक्ट है, लक्स भी उसी का है, पियर्स भी उसी का है। अब पियर्स किसको टारगेट करने के लिए बना दिया? थोड़े अपर है ना, थोड़ा रिच वालों को, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल वालों के लिए क्या कर लिया, मानो लक्स कर लिया। मैं खुद लक्स से ना लेता हूँ, मेरे को ऐसा वो समझना, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो जैसे लाइफ बॉय हो गया, वो अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए हो गया, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हाइजीन वाले, है ना। अरे आता है ना, ऐड नहीं आता था उसमें कि 1% कीटाणु नहीं बचेंगे, है ना। बैक्टीरिया वाला, कि बैक्टीरिया वाला है तो उनके लिए, हाइजीन वालों के लिए लाइफ बॉय हो गया, पियर्स उनके लिए हो गया। तो एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो ये कौन सी मार्केटिंग होती है? डिफरेंशियल मार्केटिंग, है ना। सो डिफरेंशियल मार्केटिंग में मेन बात क्या याद रखना? डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। तो जब इनको केटर करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो उसे डिफरेंशियल मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर है भाई? कई कंपनियां क्या करती है, मान लो एक ही मार्केटिंग सभी के लिए, लेकिन भाई कई बार होता है कि भाई कस्टमर अलग अलग प्रकार के हैं, थोड़े अलग अलग है, उनकी किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, तो सबके अलग अलग प्रकार से क्या करना चाहिए, केटर करना चाहिए, है कि नहीं? अलग अलग प्रकार से उनको स्ट्रेटेजी देनी चाहिए। सो इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, चाहो तो लिख लो इधर ऐसे करके, जैसे प्रीमियम कस्टमर्स, है ना, प्रीमियम कस्टमर, नॉर्मल कस्टमर हो गए, ऐसे करके, है ना, ऐसे हाइजीन वाला हो गया। सो लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना। अब बताओ यार, लक्स और रेक्सोना, अब बहुत माइल्ड सा फर्क है दोनों का, मतलब जो सेगमेंट वो टारगेट कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब थोड़ा सा भी सेगमेंट को भी अलग है ना, हल्का सा, उसमें भी रेक्सोना डाल दिया उसने, नहीं तो लक्स और पियर से काम चल जाता ना। दीदी, अब वो किसी की दीदी, मेरा टाइम हो रहा है, बाहर बैठ के देख लो। सो ये सब है मामला, है ना। फॉर एग्जाम्पल, HUL लिमिटेड हैज लाइफबॉय, लक्स, रेक्सोना इन पॉपुलर सेगमेंट एंड डव एंड पियर्स इन प्रीमियम सेगमेंट। तो ऐसे अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्ट्रेटेजी। ठीक है। दूसरा है सिंक्रो मार्केटिंग। क्या नाम है? सिंक्रो। इसका क्या मामला है सिंक्रो का? सिंक्रो का मामला है, जैसे आपको पता मूवी हॉल होता है, मूवी हॉल में डिमांड क्या होती है? क्या सुबह से लेकर शाम तक रेगुलर होती है क्या? बराबर? नहीं, शाम को ज्यादा, और सुबह वाले शोज क्या जाते हैं, खाली। ज्यादातर ऐसे जाता है, खाली जाते हैं। ऐसे ही वीक डेज पे खाली, और वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा। तो ये जो इरेगुलर डिमांड है, इसको करने के लिए, क्योंकि देखो एक बार बताओ, उनको कमाई तो करनी है। कमाई करने के लिए क्या है कि आपको ना, वो जो टिकट्स है, अब वो भाई कमाई शाम मेनली कब आएंगे लोग ज्यादा भर के, एक साथ टूट पड़ेंगे कब? वीकेंड पे। अब यार बाकी दिन खाली जा रहा है, उस दिन डिमांड को जनरेट करने के लिए, अब यार फालतू 2 दिन में ही थोड़ी कमा लेंगे, भाई बाकी दिन खाली पड़े रहेंगे। सही है क्या? तो उस दिन डिमांड को जनरेट करने के लिए, जब इरेगुलर होती है डिमांड, है ना, तो उस दिन डिमांड को जनरेट करने के लिए क्या है, अलग टाइप की मार्केटिंग करी जाती है। समझ रहे हो? हैप्पी आवर्स, या आप देखना, ट्यूसडे को ट्यूसडे को 100 रुपए में मूवी दिखाते हैं। हमारा एक दोस्त है गवर्नमेंट जॉब में, हर पिक्चर देखता है ट्यूसडे को। मुझे भी कई बार फोन करता, बोला चल रहा है कि पिक्चर? मैंने कहा फिर मैं देखता हूँ, मैंने कहा रुक एक बार, दिन क्या है? ट्यूसडे? बोला हाँ। बोला आज क्या 100 रुपए में दिखा रहा है वो? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो उसने 100 रुपए में मूवी दिखाते हैं, कई बार वो ऑफर देते हैं ना, शायद मेरे ख्याल से 100 रुपए या 150 रुपए में मूवी के साथ पॉपकॉर्न भी दे देते हैं। तो ऐसे करके ये ऑफर चलाते हैं वो, कि अगर आप दिन वाले शोज में आओगे, वीकडेज वाले में आओगे, तो आपको ये बेनिफिट देते हैं वो, ताकि उस दिन डिमांड जनरेट हो जाए और एक साथ वहां ना टूट पड़े। ऐसी और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे वो है शराब,
है ना। शराब के बार जो होता है बार, है ना, वो कब ज्यादा चलते हैं? शाम को। शाम को ज्यादा क्यों चलते, कभी आपने सोचा? क्योंकि शराब में ज्यादातर कौन जाते हैं? आदमी। अब मतलब ऐसा अभी तक होता था, अब तो खैर सब अलग माहौल है। तो क्यों शाम को क्यों चलते? क्योंकि आदमी शाम तक क्या करता है? काम धंधा करने के बाद शाम को ही जाएगा। सही है भाई। शराब के दारू के उस पे बार पे तो शाम को ही जाएगा ना, और वो दिन में खाली पड़े रहते हैं। सही बात है। दिन में स्टाफ आ जाता है 12-2 बजे से, राइट। अब 2 बजे से लेके भाई लोग आएंगे मेनली कब? 7 बजे, 7 बजे बाद। अब 2 से 7 बजे तक क्या करें? तो उस टाइम पे हैप्पी आवर्स चलाते हैं फिर वो। समझ रहे हो? उसमें बियर मान लो 20-30 रुपए कम दे देते हैं। समझ रहे हो? कई जगह देखना होटल पे लिखा होगा। ठीक है। 6 बजे से पहले अगर आप जाओगे, या 4 बजे से पहले 11 to 4 में, तो आपको बियर 180 रुपए की मिल जाएगी, ठंडी बियर, चिल्ड बियर। समझ में आ गई मेरी बात? प्लस कोई ऑफर चला देते हैं। तो ये सब क्या है? इरेगुलर डिमांड जहां पे भी होती है, वहां पे डिमांड को जनरेट करने के लिए अलग टाइप की मार्केटिंग करी जाती है। इसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। समझ गए मेरी बात? क्लियर है सभी को? चलो पढ़ के दिखाता हूं। व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इरेगुलर ड्यू टू सीजंस और सम पार्ट ऑफ द डे, कि भाई सुबह सीजन होता है, एक होता है ऑफ सीजन, एक होता है पीक सीजन। अब गोवा है भाई, गोवा का ये वाला टाइम जो है, अब ये इस पे तो उसकी कमाई होती है पूरे साल की सबसे ज्यादा। तो ये उसका पीक सीजन है। अब जब ऑफ सीजन है तब क्या करे फिर? तब के लिए भी तो कुछ करना है, तो तब के लिए अलग टाइप की मार्केटिंग करी जाती है। समझ गए मेरी बात? सो ड्यू टू सीजन, सम पार्ट ऑफ द डे, और ऑन आर बेसिस, ठीक है, causing idle capacity or overworked capacity, synchro marketing can be used to find the ways to alter the pattern of demand। तो ये मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है काय के लिए? डिमांड के पैटर्न को ऑल्टर करने के लिए, कि भाई सारी एक साथ वहां ना आए, थोड़ी सी भाई कि उसको बेनिफिट दे देंगे ताकि वो पहले आ जाए। आई कि नहीं आई बात समझ में? इससे इससे क्या होगा? वीकेंड पे भीड़ नहीं पड़ेगी, एक साथ टूट के नहीं पड़ेगी। समझ गया ना मेरी बात? अब कोई अच्छी पिक्चर आती है, सबको पता है भाई वीकेंड पे तो भाई हालत बुरी होगी, तो इसलिए वो वीकडेज में ऑफर चला देते हैं ताकि कुछ लोग एटलीस्ट उसमें शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए कौन सी किसका उपयोग किया जाता है? सिंक्रो मार्केटिंग का यूज किया जाता है। प्राइसिंग का, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का यूज किया जाता है। लिख लो बेटा एग्जांपल, भूल जाओगे आप बाद में। क्या लिखोगे? 100 रुपए, 100 रुपए टिकट ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। समझ गए? हैप्पी आवर्स होते हैं, प्रमोशन, अदर इंसेंटिव्स, ठीक है, हैप्पी आवर्स। इसमें भी तो होता है, डोमिनोज वोमिनोज में भी चलता है। अरे क्या बात कर रहे हो? अब मैंने खुद कहा है, डोमिनोज में आप जाना, 10, 10, 11, 12 बजे तो वो खुलता ही है। 12 बजे से लेके जो 3-4 बजे तक का समय होता है, उसके हैप्पी आवर्स का टाइम होता है। कुछ हैप्पी मील्स करके वो ऑफर चलाता है, देख के आना। तो हैप्पी आवर्स चलते हैं उसके अंदर डोमिनोज में। समझ रहे हो? 12 से लेके 4 PM तक मील्स मिलती है थोड़ी कम रेट पे। अब क्या मानोगे, 100 रुपए के अंदर अभी एक दिन पहले एक मैंने क्या क्या खाया था 100 रुपए में? अ, शायद शायद आई एम नॉट श्योर, एक छोटा पिज्जा, एक और छोटा सा, एक और कोई वो था कुछ कटलेट वटलेट टाइप, और एक कोल्ड ड्रिंक, 100 रुपीज में। ऐसे करके 2-3 चीजें आ गई थी उस दिन, आ जाती है? बताने से क्या होगा? देखो, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, अब सुनना। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है सर? एक चीज पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पूरे पे नहीं, एक चीज पे। वो तो सर नैरो मार्केट जैसा हो गया। नीश मार्केट पे टारगेट कर रहे हैं, सबके कपड़े नहीं बना रहे, सिर्फ जिम वाले बना रहे हैं। तो अब एक चीज पे जब हम टारगेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नीश मार्केटिंग, या कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट, नॉट ऑल। लिख लो इधर, नॉट ऑल मार्केट्स, फोकस इज ऑन वन और फ्यू मार्केट। ठीक है? जैसे बोट हो गया अपना, तो ऐसे करके है ना, बोट हो गया, जॉकी हो गया, सबके थोड़ी कपड़े बनाते हैं, जिम वाले बनाते हैं सिर्फ। चलिए, डी मार्केटिंग लास्ट है। डी मार्केटिंग क्या होता है?
देखो मार्केटिंग करना मतलब क्यों करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को क्या करना? मोस्ट सेटिस्फैक्शन देना। उससे अपने आप ही क्या आ जाएगी? फिर डिमांड आ ही जाएगी। सही है। सो इसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। लेकिन डी मार्केटिंग करना मतलब बिल्कुल उल्टा। सर आप उस प्रोडक्ट की डी मार्केटिंग कर रहे हो ताकि डिमांड का पैटर्न, डिमांड क्या हो जाए? थोड़ी कम। अब कई बार आप टेम्परेरीली थोड़े समय के लिए कम करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो आप, और परमानेंटली करने के लिए भी कम कर सकते हो। अब जैसे मान लो शराब है, गुटखा है, गुटखा, शराब तो नहीं, चलो गुटखा है, गुटखा समाज के लिए हानिकारक है ना? गुटखा समाज के लिए बहुत हानिकारक है। अब गवर्नमेंट उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको डी मार्केटिंग करती है गवर्नमेंट। देख लो आप, ये वो चलाती है पिक्चर विक्चर के अंदर एड वगैरह चलाती है ना, कि गुटखे से क्या होता है, माउथ कैंसर हो जाता है। और गवर्नमेंट क्या बोलती है उस पे, जो गुटखे का जो पाउच है, पैकेट, बोला उसके ऊपर भी आप क्या डालो? वो फोटो डालो गंदी सी, जिसके ऊपर वो, जिसका कैंसर हो रखा है, वो वाली फोटो डालो, ताकि वो उसको बुरा लगे, देखने में डिस्गस्ट लगे, वो डिस्गस्ट हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो देख, जब जो खा रहा है, जब वो फोटो देखे तो उसको दिखना चाहिए कि मौत लिखी है इस पैकेट पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो उससे क्या होगा? उसको वो क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? डी मार्केट करना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको, ताकि वो उसको कम, उसका कंजम्पशन या उसका डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। समझ में आई मेरी बात? अब कुछ चीजें होती है जिसको टेम्परेरीली भी कम करना होता है। जैसे मान लो बसेस हैं। अब ये बसेस वगैरह क्या होती है? ओवरलोडेड होती है। कब? कुछ सर्टेन टाइम में, मॉर्निंग में। अगर आप, भाई मॉर्निंग में बस हो चाहे कुछ भी हो, अगर टाइमिंग का खेल होता है, अभी मैं 17-18 मिनट में भी आ जाता हूँ मेरे घर से, 15 मिनट में भी आ जाता हूँ, 10 किलोमीटर है मेरे घर वैशाली से, है ना, आ जाता हूँ। लेकिन अगर यही टाइम, ये अगर आप टाइम लोगे अराउंड 9:30-10 बजे वाला, भाई साहब 45 मिनट चाहिए, 45 से 50 मिनट यहाँ पे आने के लिए। फर्क समझिए, टाइमिंग का ही तो खेल है सर। तो क्या होता है, मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे बसेस आर ओवरलोडेड, ऐसे शाम को भी 6 बजे बसेस आर ओवरलोडेड। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टेम्परेली डिमांड को कम करने के लिए डी मार्केटिंग करती है। ठीक है, एड वेड चलाती है, मार्केटिंग करती है, प्रमोशन करती है, ताकि लोग उस समय ज्यादा ना आए। समझ रहे हो? अपनी डिमांड को आगे पीछे करना है। जैसे वो है जू, जू में भी यही होता है। अब जू के अंदर भी भाई मान लो वीकेंड्स में ज्यादा हो जाते हैं लोग, खैर जू में तो क्या डी मार्केट करेंगे उसको। लेकिन हाँ यही है, शराब वराब को करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो क्या करते हैं? वो डी मार्केट करते हैं, एड वेड चलाते हैं। डी मार्केट मतलब उसको या तो टेम्परेरी डिमांड को कम करना, या कोई बहुत ही बुरा प्रोडक्ट है तो परमानेंटली बैन, मतलब जिसको बंद करवा देना, ताकि लोग उसको डिमांड ही ना करें। तो देखो पढ़ते हैं, इसको फिनिश करते हैं। क्या होता है डी मार्केटिंग? इट इंक्लूड्स द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परेरीली और परमानेंट। दो ही वर्ड यूज किए थे मैंने। डिमांड को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए टेम्परेरीली, या परमानेंटली कम करने के लिए क्या करते हैं हम? डी मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट टू रिड्यूस इट और शिफ्ट इट। नॉर्मली इसका एम क्या होता है? डिमांड को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, उसको रिड्यूस करना होता है, कम रखना होता है। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज ओवरफुल डिमांड, कुछ जरूरत से ज्यादा ही डिमांड हो जाती है, तो ये चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। लाइक व्हेन बसेस आर ओवरलोडेड इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, सो रोड्स आर बिजी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स आर ओवर क्राउडेड ऑन सैटरडे और संडे, तो वो डीमार्केट करते हैं। बोलो नहीं इस दिन मत आना, भीड़ भड़का होगा, ऐसे करके डीमार्केट मतलब थोड़ा बदनाम करते हैं, ताकि उससे डिमांड क्या हो जाए? थोड़ी रिड्यूस हो जाए, है ना। एंड हियर डी मार्केटिंग कैन बी अप्लाइड टू रेगुलेट द डिमांड। तो डी मार्केटिंग क्या होता है? वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जहां पर कुछ चीजों की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेरीली या परमानेंटली क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं। जब क्या होती है? व्हेन द डिमांड इज ओवरफुल। समझ गए? जरूरत से ज्यादा डिमांड होती है तो उसको डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इस मार्केटिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, ये हो गया टॉपिक खत्म। अब मार्केटिंग भी हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग भी पढ़ लिया हमने। अब एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेचने का माध्यम। ठीक है, मीडियम ऑफ सेल, है ना, कि कैसे प्रोडक्ट जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन
टू द पॉइंट ऑफ से कंजम्पशन, है ना भाई, बनाने वाले से लेके कंज्यूम करने वाले तक कैसे पहुंचेगा वो, तो कैसे वो जो क्या जर्नी रहेगी उसकी, कैसे पहुंचेगा, किस मीडिया से पहुंचेगा, तो वो क्या कहलाता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब अपने पास ये पेन है ना, भगवान जाने कौन सी कंपनी का है, अब चलो क्या ही पेन लोगे, मान लो ये पेन ड्राइव है, अभी एचपी की है, बनी कहाँ होगी, पहुंची मेरे घर तक, तो जहां पे बनी वहां से मेरे घर तक मेरे हाथ में कैसे पहुंची भाई, तो वो जो किसके थ्रू पहुंची है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंची है, उसके थ्रू पहुंची है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो सब लोग, चैनल्स channels are the distribution system by which the organization distributes its products or provides its service। सर ये वो सिस्टम होता है, सर चैनल्स क्या होता है, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है लोगों को। सही है, channel analysis is very crucial for the businesses aiming to expand into new markets। सर जो भी लोग अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं ना, नए नए मार्केट्स में जाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत जरूरी हो जाता है चैनल का एनालिसिस करना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे बढ़ना है भाई, आप देखो जीवन भर यहीं बेचते रहोगे क्या, नहीं ना, नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना है, और नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना है तो सब जगह खुद तो जाके नहीं बेच सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने पड़ेंगे। सही है कि नहीं है भाई, आज मान लो एप्पल है, अब एप्पल कंपनी का की है, यूएस की है, लेकिन प्रोडक्ट तो इंडिया में बिक रहा है ना, तो क्या कैसे बिक रहा है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिक रहा है। सही है कि नहीं है, तो जो भी लोग अगर अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो दे फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कौन सा एनालिसिस, कौन सा, चैनल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। समझ गए, बिकॉज इट हेल्प्स टू डेवलप एग्जिस्टिंग चैनल्स टू रीच न्यू कस्टमर्स इफेक्टिवली। तो सर ये मदद करता है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तक पहुंचने में, प्लस नए वालों तक भी पहुंचने में। सही है, दोनों में मदद करता है आपको। एग्जाम्पल, अ हेल्थ केयर ब्रांड, हेल्थ केयर ब्रांड है जो दवाइयां ववाइयां बनाता है। अब आप देखो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। फॉर टारगेटिंग द एल्डरली कस्टमर्स दे शुड फोकस ऑन, उनको किस पे फोकस करना चाहिए, ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज पे। समझ रहे हो, क्योंकि जो एल्डरली कस्टमर्स हैं दे आर नॉट वेरी प्रोन टू यूजिंग आईफोन मोबाइल्स, है ना, तो मोबाइल इस्तेमाल करना, ऐप ये सब के इतना ज्यादा प्रोन नहीं है ना, तो उनके लिए क्या किस पे फोकस करना चाहिए, ऑफलाइन वाले मेथड्स पे यूज करना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये सारी है भाई, क्योंकि जो ज्यादातर एल्डरली लोग होते हैं दे आर नॉट एक्टिव ऑन स्मार्टफोन्स। एग्जाम्पल और भी दिए, लैक्मे, अब आप देखो लैक्मे का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लैक्मे का प्रोडक्ट आपके घर के आसपास के जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे भी मिलता है, देख लेना आप, लैक्मे का प्रोडक्ट उधर भी मिल जाएगा, वहां पे भी अवेलेबल है। साथ में जो इंटरमीडिएट स्टोर्स होते हैं लाइक नाइका, वेस्ट साइड, रिलायंस ट्रेंड्स, इन पे भी मिल जाएगा आपको, बिग बाजार, डी मार्ट, इन पे भी मिल जाएगा आपको लैक्मे का सामान। समझ गए, उसके साथ साथ ऑनलाइन मोड पे भी मिल जाएगा, उसमें ऑनलाइन में भी अब देखो उसकी खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, दूसरों की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका ऑनलाइन, और खुद की वेबसाइट तो है ही। समझ गए मेरी बात, बोट हेडफोन्स खुद की उसकी खुद की वेबसाइट पे भी मिलेगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन पे भी मिलेगा, प्लस जो फिजिकल आउटलेट्स है उन पे भी मिल जाएगा। ये सब क्या है, वो आपके जेप्टो वेप्टो पे भी आता है। समझ रहे हो, अभी तक खाना वाना आता था, अब तो ये चीजें आने लग गई, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आने लग गए। समझ गए, फटाफट फटाफट, कोका कोला, तो ये सब क्या है बेटा, ये जो इतने पॉपुलर हुए हैं ना प्रोडक्ट्स, ये किसकी वजह से हुए हैं, कंपनी कोका कोला इंडिया की तो नहीं है ना यार, कोक तो बाहर की कंपनी, इंडिया में कैसे पॉपुलर हो गई, इंडिया में कैसे एक्सपैंड किया उन्होंने, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो। अब एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने सब ये बताया कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या होता है, क्यों जरूरी है, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो जरूरी है, फिर एग्जांपल दे दिए एक दो, फिर अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा, क्या क्या बताओगे आप। एक तो ये वाली लाइन हो गई, है ना,
यहां तक। फिर ये एग्जांपल दे दो, कोई सा भी हेल्थ केयर का दे दो, एक लैक्मे का दे दो, कोई भी दे दो। फिर ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, द वाइडर and the stronger the channel, the better position a business has to fight and win over competition. कोलगेट, पूरे भारत में कहीं भी चल जाओ सब जगह मिल जाएगा, मिलता है, कहीं भी चल जाओ मिल जाएगा ना कोलगेट। मैगी, बिस्लेरी, मिल जाता है ना। तो इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट बताओ, चलो मैगी से ज्यादा जो कोई बिकता हो नूडल्स में, है ही नहीं। बिस्लेरी से ज्यादा पानी की बोतलें कौन बेचता है, बिकती और भी है बिस्लेरी से, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है, बिस्लेरी। क्यों? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सनमाई मेरी बात इतना क्रूशियल होता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हो आप, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करो। जितना वाइडर, जितना बड़ा, जितना वाइड आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जितना रोबस्ट, जितना बढ़िया आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, उतनी बढ़िया आपकी पोजीशन होगी मार्केट में। समझे आप मेरी बात? अरे हाँ या ना? आज मान लो मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, कितना ही बढ़िया पढ़ा लो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? जयपुर के बाहर तो मेरे को लोग जाने ही नहीं। बात तो सही है, यहाँ के बाहर तो नहीं जानेंगे ना जब तक मैं वहां पढ़ाऊंगा ही नहीं, मेरी रीच उन तक नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए मेरे को अगर पहुंचाना है अपने काम को, तो कैसे पहुंचाऊं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। समझ लो, जितना वाइडर, जितना रोबस्ट आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतनी बढ़िया पोजीशन आपकी होगी फाइट करने में कॉम्पिटिटर से। समझ लो मेरी बात, ये है। तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो एक और बात, एक और फायदा क्या लिखोगे आप? जितना बढ़िया आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये नए प्लेयर्स को दूर रखेगा उस इंडस्ट्री में आने से। बोले यार वो उसमें नहीं जाना, वो बैठे उधर। आज सब लोग डरते हैं आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब कोई बिल्ड लेगा किससे? खूब कोशिश कर ली लोगों ने आने की, बोले नहीं भैया उनसे नहीं हाथ जोड़े उनको, क्योंकि उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भारत के हर कोने तक पहुंचा हुआ है उनका। समझ गए मेरी बात? तो बोले यार उनसे तो भिड़ ही नहीं पाएंगे। आप समझ गए? और भिड़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा ना, जितना वाइडर होगा, जिसका वाइडर सबसे ज्यादा होगा, उसकी पोजीशन सबसे तगड़ी होगी। तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट्स की पोजीशन सबसे तगड़ी है आईटीसी की, यूनिलीवर की, क्योंकि उनका क्या है? वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इट हेल्प्स कीपिंग द न्यू प्लेयर्स अवे फ्रॉम द मार्केट। एक बैरियर की तरह काम करता है। समझ रहे हो कि एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, वो दूसरों को आने से रोकेगा। बोले यार, क्योंकि बोलो उनसे तो भिड़ ही नहीं सकता अपन। समझ आई मेरी बात? अब देखो बेटा, तीन प्रकार के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, थ्री टाइप्स के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक, पहले का नाम सेल्स चैनल, दूसरे का नाम सर्विस चैनल, और तीसरे का नाम प्रोडक्ट चैनल। तो तीन चैनल्स होते हैं, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। ठीक है, अब सुनिएगा, सेल्स चैनल का काम क्या होता है? मतलब ऐसी मोटा मोटा पढ़े तो सेल्स चैनल का काम होता है, दे विल पुश द सेल्स। वो प्रोडक्ट को बेचने में भी मेहनत करेंगे। समझ रहे हो? बताऊंगा स्टार्ट से। दे विल पुश द सेल्स, अब तो मतलब नाम पढ़ रहा हूं उसमें। प्रोडक्ट चैनल, प्रोडक्ट चैनल क्या होता है? वो डिलीवरी का काम करते हैं। दे विल हैंडल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बस इतना ही काम है उनका। पहले का काम क्या है? उसको बिकवाना। समझ गया? मान ले तू कोई वो है, हेलो, हाँ क्या बोलते हैं बॉलीवुड का, वो क्या बोलते हैं, अरे वो था ना यार, डिजाइनर, सॉफ्टी वाला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू लुक सो गुड, व्हाट क्लोथ्स आर यू वेयरिंग, ओ माय गॉड। मान ले तू डिजाइनर है, अब तू बहुत फेमस डिजाइनर है। अब यार तेरे को अपने प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे बेचेगा? सब जगह जाके या तो खुद के स्टोर खोल, या फिर अगर खुद के स्टोर नहीं खोल सकता है तो दूसरे बुटीक्स से बात कर, वो तेरा प्रोडक्ट बेचेंगे। सही है कि नहीं भाई? अरे तेरा प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तो बेचने में एफर्ट डाल रहे हैं, अपने अपने खुद के स्टोर पे वो रखेंगे। समझ रहे हो? तेरा प्रोडक्ट भी रखेंगे भाई, बाकी बहुत सारे मल्टी मल्टी ब्रांड्स बुटीक होते हैं भाई, जो बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े रखते हैं, तो तेरा भी रख लेंगे वो। समझ गए? तो तेरा प्रोडक्ट बेचने में काम कर रहे हैं, तो अब कौन सा चैनल हुआ? सेल्स चैनल, क्योंकि बेचने में पुश करेंगे वो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है। बोल।
प्रोडक्ट चैनल सिर्फ क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, समझ में आई मेरी बात। और लास्ट है सर्विस चैनल, ये है वो जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे आपको सर्विस देना बहुत जरूरी हो जाता है, लाइक डेमो सर्विस, है ना, डेमो देना पड़ता है, इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है, रिपेयरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। आप देखो सर्विस चैनल की वजह से कुछ कंपनियां बदनाम है कि बोले यार उसकी सर्विस खराब है, सिर्फ सर्विस ने उनकी छोटी बड़ी कर रखी है, समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ सर्विस जैसी चीज है, प्रोडक्ट बढ़िया है बोले नहीं है, लेकिन सर्विस वाले लीड है बिल्कुल ही। टाटा हो गया, महिंद्रा में भी नाउ डेज द प्रॉब्लम आर कमिंग, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियों की फीचर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे गाड़ियों में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अब कहीं भी अटक जाती है, वो अटक जाती है, सॉफ्टवेयर अटक गया। मोबाइलों में फीचर्स में आ रहा है 10 GB रैम, अरे यार मोबाइल था, गाड़ी थी, मोबाइल बना दिया उसको। जितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फीचर्स डालेंगे ना, समझ लो कि मोबाइल से ये खुल जाएगा, मोबाइल से वो खुल जाएगा, मोबाइल से तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी। जितने ज्यादा फीचर्स उतना प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टाटा में भी आ रही है, और उससे थोड़ी ज्यादा महिंद्रा में ज्यादा आ रही है, समझ रहे हो? क्योंकि महिंद्रा ने डाल तो देता है फीचर्स, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करेगा वो अभी नहीं कवर कर रहा है, सीख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में और बेटर हो जाए वो, बट अभी ये प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, समझिए मेरी बात। one of the reasons I'm not buying a car right now is this also, because ये अभी रिलायबल नहीं है, अभी थोड़ा सीख रहे हैं। जब तक इनका वो जो थोड़ा बेटर हो जाएगा, सिस्टम सीख जाएंगे ढंग से, क्योंकि पुरानी गाड़ियां तो सीखे हुए हैं। अरे पुरानी जो आती थी पेट्रोल डीजल कार्स वर देयर, वो पुराने इंजन के मैकेनिक्स हैं अपने यहाँ पे। लेकिन अभी ये जो नई नई सोफिस्टिकेटेड कार्स आ रही हैं, ये भी ठीक होने के लिए फिर कहा जाती है सिर्फ कार पे सही होनी है, सिर्फ सर्विस सेंटर में सही होनी है, और वहां पे भी सही नहीं हो पाती है। 15-15 दिन गाड़ी पड़ी रहती है, एंड दे कम, वो 15 दिन बाद भी वही प्रॉब्लम अभी भी रहती है उसमें, ऐसे बहुत बार होता है। इतने इतने प्रॉब्लम्स है। आपने टाटा में गाड़ी भेजी, 15 दिन उन्होंने रखी, 15 दिन बाद भी जब तुम गाड़ी ले गए बोले यार ये तो प्रॉब्लम अभी भी है, ठीक ही नहीं हुई। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। सो खैर ये भी एक रीजन है, तो वो खैर अपने को तो, अब आप देखा सर्विस से भी, सर्विस इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कई चीजों का, इंस्टॉलेशन, डेमो, रिपेयर सर्विसेज। तो इस चैनल का काम क्या है, सर्विस देना, समझ रहे हो। वोल्टास क्या बनाता है, एसी, सर्विस वो नहीं देता। सर्विस के लिए किससे पार्टनर कर लेता है, इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। वो उसके क्या करके आते हैं हर एरिया के, जैसे मान लो जयपुर है, तो जयपुर में ना दो तीन फर्म्स हैं जिनका काम क्या है, वो उसके पार्टनर है, काय में, सर्विस में। कि अगर वैशाली है ना, तो वैशाली का एक ही है वो, तो वैशाली में, पूरे वैशाली में उसी का सर्विस करने वाला बंदा जाएगा, मतलब उसने पार्टनरशिप कर रखी है इसके साथ, टाटा ने उसके साथ कर रखी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसका इंपॉर्टेंट है, देख लो आप, वो काम जैसे करेगा उससे प्रोडक्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या। अगर मान लो गंदी करके आए, इंस्टॉलेशन बिल्कुल बिगाड़ के आए, हर रोज प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को, तो इससे प्रोडक्ट का क्या होगा, गुडविल खराब हो जाता है। समझ में आई मेरी बात, इतना इंपॉर्टेंट है चैनल तो, और सर्विस चैनल भी इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखो कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको डेमो दिखा के आना पड़ता है, समझ रहे हो, नहीं तो कुछ भी कस्टमर तो कुछ भी कैसे भी चलाएगा, उसको पता भी नहीं है माइक्रोवेव चलाना, इट्स नॉट इजी ना, मतलब इजी होता है, लेकिन वो पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीजें डूज एंड डोंट्स है ना, क्या सिस्टम है, कैसे प्रीहीट करना है, कैसे बेकिंग करनी है, नहीं तो भाई है तो गर्म करने की चीज, फट 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 करके फट कर जाता है वो, गलत चीज डाल दोगे उसमें तो, गलत टाइप के बर्तन या कुछ, समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अच्छा सा डेमो देना, समझ रहे हो, डेमो, इंस्टॉलेशन, ये सारी रिपेयर सर्विसेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ लो गाड़ी है तो गाड़ी का काम इतने थोड़ी बिक गई बस बोला काम खत्म, अब तो शोरूम से निकल गया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, ऐसा नहीं है। गाड़ी ठुकेगी, ठुकेगी भी, रिपेयर भी होगी, तो उसके लिए आपकी सर्विसेज बढ़िया होनी चाहिए, वो भी आपके प्रोडक्ट को एलिवेट करती है कस्टमर से एक्सपीरियंस को। मारुति, मारुति क्या ऑल इन ऑल जो एक्सपीरियंस है ना, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होता है, पूरा जो ऑल एक्सपीरियंस है मोस्टली, समझ रहे हो कि भाई गाड़ी खराब हुई, मैकेनिक्स है, सब जगह सही हो जाती है, पार्ट्स फास्टली अवेलेबल हो जाते हैं, रात को गाड़ी ठुकी अगले दिन पूरी रेडी है गाड़ी, पार्ट्स मिल जाते हैं, समझ रहे हो। मैंने फोर्ड की गाड़ी थी मेरे पास 2021 तक, है ना, फोर्ड की एसयूवी आती थी, तो वो 2021 में मैंने सेल ऑफ कर दी, क्यों भाई, 15-20 दिन, 1 महीने तक तो प्रोडक्ट ही आ रहा है मद्रास से। अब गाड़ी ठुक गई, ठुक जाती है यार, 1 महीने तक उसका बम्पर ही आ रहा है, अब यार 1 महीने तक आदमी कैसे मैनेज करेगा,
अरे समझ लो, ठीक है, ऑल दो मैंने कर लिया, सब कैसे कर लेंगे भाई? आप समझ लो ना, तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर क्या करोगे? निकालोगे ही, द ओनली ऑप्शन इज दैट। अब मारुति 2 दिन में गाड़ी सही हो जाती है, बड़े एक्सीडेंट की बोल रहा हूँ मैं, छोटे की भी नहीं। बड़े एक्सीडेंट में 2 दिन, और वैसे तो भाई सुबह गई शाम को आ जाती है। समझ गया मेरी बात? तो ये सब एक्सपीरियंस जो है मारुति की सेल का कारण है, ये पूरा एक्सपीरियंस जो वो देता है, समझ रहे हो? यही तो है चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है। तो 3 चैनल्स होते हैं, नाम याद रखना, सेल्स, प्रोडक्ट और ये मीनिंग याद रखना, अच्छे से याद करके जाना और एग्जाम्पल डाल के आना इसमें। आईसीआई का भी आपको दिखाऊंगा, आईसीआई का एग्जाम्पल डाल देना, ऐसे डाला हुआ है इसमें ऑलरेडी। सेल्स चैनल सुनिएगा क्या कह रहा है। 3 टाइप के चैनल होते हैं। दीज आर द इंटरमीडियरीज, जिनका काम क्या होता है? बेचना। They are involved in selling the product through each channel and ultimately to the end user. इनका काम होता है सर प्रोडक्ट को बेचने का, उसकी सेल्स को पुश करना। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने वही लिया था आपको कि एक वो डिजाइनर है भाई। अब डिजाइनर है, वो क्या नाम है, एक वो डिजाइनर नहीं उसका, बड़े फेमस फेमस डिजाइनर है कहीं तो, क्या नाम है उसका, मनीष मल्होत्रा। अब मनीष मल्होत्रा है, राघवेंद्र राठौड़ है, एक वो सब्यसाची है ना, बड़े फेमस है ये, साड़ी वाड़ी बनाता है सब्यसाची। अब उसका प्रोडक्ट, वो है कोलकाता का डिजाइनर, कपड़े तो पूरे इंडिया में मिल जाते हैं, ज्यादातर बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में। तो कैसे मिल जाते हैं? दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद अ बुटीक, वहां के हर बढ़िया बढ़िया जगह के बुटीक से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, बढ़िया बढ़िया जो लेवल के बुटीक्स हैं, मल्टी ब्रांड बुटीक्स। तो वो उसका सामान रखते हैं और वो उसको बेचते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो बेचने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो दीज आर द इंटरमीडिएट्स जो क्या क्या काम कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली कहां तक पहुंचाना, उसको एंड यूजर तक पहुंचाना। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको अपने प्रोडक्ट में, अगर आपका कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट है तो आपको सोचना चाहिए, यू शुड डिटरमाइन विच इंटरमीडियरीज नीड टू सेल योर प्रोडक्ट टू एंश्योर इट रीचेस द एंड यूजर। तो आपका प्रोडक्ट, मान लो मेरा ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसको कैसे मैं पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए वो ढूंढना, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट चैनल ढूंढना, सही चैनल ढूंढना, क्या है, ये आपका काम होता है। जो भी आप काम करते हो उसमें आप ये सोचो कि हु नीड्स टू सेल टू हुम सो दैट इट रीचेस द एंड यूजर। समझ रहे हो? कौन बेचेगा किसको कि वो प्रोडक्ट कैसे पहुंच जाए कस्टमर तक, ठीक ठाक पहुंच जाए। हु नीड्स टू सेल टू हुम, ये आपको अपने प्रोडक्ट में सोचना पड़े कि कैसे वो प्रोडक्ट किसके द्वारा वो पहुंचेगा वहां तक। क्लियर है? ऐसा है। नेक्सा का, नेक्सा, नेक्सा इज द सेल्स चैनल, करेक्ट। प्रोडक्ट चैनल, अब प्रोडक्ट चैनल का काम क्या होता है? जस्ट फिजिकली हैंडलिंग द डिलीवरी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जो जिनका काम होता है, जो डिलीवरी चैनल्स होते हैं ना, बेचने का काम, वो बेचने का काम नहीं, सिर्फ डिलीवरी का काम करे। डेंजो, डंजो हो गया, कुरियर सर्विसेज हो गई। कुरियर का काम क्या है भाई? बेचना, यहां से वहां तक, सिंपल बेचना, सॉरी मैं ये उल्टा बारे में बोलता हूँ, सिर्फ पहुंचाना। समझ में आ गई? तो ऐसे ही करके, तो प्रोडक्ट चैनल का काम क्या होता है? दे फोकस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। ये प्रोड्यूसर है, ये यूजर है, इसके पाथ में ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो लोग हैं, इनका काम क्या होगा? दे विल हैंडल द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द यूजर तक पहुंचाएंगे। दे विल हैंडल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट, सर्विस चैनल। सर्विस चैनल क्या होता है साहब? जो प्रोडक्ट के लिए जरूरी होते हैं, सर्विसिंग देना जरूरी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एंटिटीज, इसमें वो फर्म्स आती हैं दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को सपोर्ट करती हैं थ्रू द सेल्स प्रोसेस। भाई कई प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना जरूरी होता है, चिप्स के पैकेट को थोड़ी जरूरी होता है, वो तो दुकान से खरीदा, खोला, खाया, निपट गया। लेकिन मोबाइल है आपका, एसी है ना, आपके जो ये सिस्टम ये जो लग रहा है ये वाला, इन सब में सर्विस चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका डेमो देके जाएगा, इंस्टॉलेशन देके जाएगा, कभी भी खराब होगा 4-5 साल में बाद आके ठीक करके जाएगा, इसको सर्विस करके जाएगा। ये सब क्या है? सर्विस चैनल। सर्विस चैनल क्या होता है? ये वो चैनल होता है, ये वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। आज आपके घर में वो लगा हुआ है, वो पानी साफ करने वाला वाटर प्यूरिफायर, क्या होता है उसकी सर्विसिंग नहीं होती हर साल? कितनी जरूरी है आप सोचो। समझ गए मेरी बात? ऐसे। So the service channel consists of those firms that supports a product through the sales process and post sales also. सेल्स प्रोसेस में मदद करते हो, सेल्स के बाद भी।
ठीक है। सर्विस चैनल आर वाइटल फॉर द प्रोडक्ट्स नीडिंग द कस्टमर इंस्टॉलेशन। सर ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनमें क्या लगता है, कुछ इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट कराना पड़ता है। लाइक डिश वॉशर है ना, डिश वॉशर है वॉश का, तो उसको भाई देनी पड़ेगी सारी सर्विसेज। ठीक है, एसी वेसी सर्विसेज देनी पड़ेगी। कितने बैठे हैं बाहर? दो ही है क्या? ठीक है। हाँ भाई, तो समझना। हेलो, तो ये जो टॉपिक है ना जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है कोर कॉम्पिटेंस एक टॉपिक, और एक पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तीन क्वेश्चंस आएंगे इनके अंदर, तीन मतलब तीन होते हैं क्वेश्चंस, सारे बड़े बड़े 5-5 नंबर के तीन क्वेश्चन। अब सुनो दोनों का मीनिंग क्या है। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, देखो हर कंपनी का कुछ ना कुछ क्या होता है, टैलेंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं टैलेंट, है ना। तो टैलेंट ही उसे क्या दिलाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसी की वजह से उसे क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है। आज अगर मैं आपको बोलूं तो एप्पल की क्या है, एप्पल अगर सक्सेसफुल है तो उसकी क्या है, कुछ ना कुछ कोर कॉम्पिटेंस है जो उसे क्या दिलाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। सैमसंग है, सैमसंग भी क्या है सर, सैमसंग के पास भी कुछ ना कुछ क्या है, कोर कॉम्पिटेंस, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उसको क्या दिलाते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना भाई। ऐसे विंडोज है, ऐसी मारुति है, तो मारुति की भी क्या है, कोर कॉम्पिटेंस है ना, जो उसको क्या दिलाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ गया मेरी बात, ये पक्की बात है। अब ये जो कोर कॉम्पिटेंस होती है सर, क्या होता है ये, मतलब कोई टेक्नोलॉजी को बोलते हैं क्या? देखो ये क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंस मतलब आपका टैलेंट, वही आपको दिलाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब वो जो टैलेंट है, क्या कोई ऐसी चीज पर बेस्ड होना चाहिए क्या जो हर कोई खरीद ले कहीं से भी? सोचो ऐसी टेक्नोलॉजी, तुम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए चाइना से, उसकी वजह से तुम्हें हो सकता है मिल भी जाए। मान लो तुम ऐसी टेक्नोलॉजी लाए अपने काम में, तुम्हें उसकी वजह से क्या मिल गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मान लो तुम्हारा फोटो स्टेट का काम है, फोटो स्टेट करते हो, है ना। अब भाई साहब तुम ऐसी कोई मशीन मशीन लिया है जुगाड़ के, जो भयंकर ही सस्ते में बनाती है, भयंकर फास्ट और खूब ज्यादा, रॉ मटेरियल भी कम लगता है। समझ गया मेरी बात? अब क्या होगा, तो इससे तुमको क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे राइवल्स भी क्या करेंगे फिर, उस जगह का उनको पता लग जाएगा, आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, आज नहीं तो कल पता लग जाएगा, थोड़ा देर थोड़े समय के बाद उनको वो जगह पता लग जाएगी, वो भी वो मशीन ले आएंगे, और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो गया फिर, खत्म। वो तो सबको ही मिल जाएगा ना फायदा फिर, तो जो सबको फायदा मिल रहा है वो फिर तुम्हें ही थोड़ी देगा सिर्फ। अरे है कि नहीं बात समझ में?
तो अब यहां आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म में सर्वाइव ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पूरा टैलेंट किस पर टिका हुआ था? टेक्नोलॉजी पे, जो कहीं से लेके आए थे तुम। तो इसलिए तो ज्यादा लंबे समय तक आप फिर सक्सेसफुल नहीं होंगे, समझ गए? तो फिर बोला सर कैसे होंगे, क्या होना चाहिए आप बताओ, तो आपको बताता हूं मैं। योर कॉम्पिटेंसी शुड बी बेस्ड ऑन रिसोर्सेज ऑल्सो, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, प्लस कैपेबिलिटीज ऑल्सो, समझ गए? आज ये मेरा क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या नोट्स है क्या ये मेरे? मान लो ये मैंने है ना बहुत मेहनत करके बना लिए, 2-3 साल में ऐसे करके अच्छे नोट्स बना लिए, एडिट वेडिट करके बढ़िया बना लिए, क्या इसकी वजह से मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है क्या? है ना, आज भगवान की कृपा से खूब काम आता है, भर के ही आता है कि मैं रिफ्यूज ही करता हूं, इतना आता है। लेकिन क्या ये इसकी वजह से आ रहा है क्या, नोट्स की वजह से सिर्फ? नहीं, ये नोट्स तो सर कोई और भी है जुगाड़ कर सकता है, कोई भाई मान लो कोई और भी कॉपी कर सकता है, मिल ही जाए, तो फिर ये एडवांटेज तो उसको भी मिल जाएगा। तो इसलिए तो बात है कि सिर्फ नोट्स में नहीं है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, उस वजह से ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का, और मेरे सिर्फ नोट्स से फर्क नहीं पड़ेगा, नोट्स तो चुरा ले कोई भी, है ना? तो मैं आज्ञा मान लो मैं भी कहीं से ला सकता हूँ नोट्स, तो किसी और के लिए आऊंगा, तो क्या वो मेरे को मिल जाएगा सिर्फ नोट्स से? क्या होता है, अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक टिकना है, तो आपका जो टैलेंट है ना वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? रिसोर्सेज प्लस कैपेबिलिटीज। रिसोर्सेज कैन बी परचेज्ड, तुम भी लेके आ जाओगे किसी और से, या तुम्हारे भी कोई, तुम जहां से ला रहे हो दूसरे भी वहां से ले आएंगे, लेकिन क्या मुश्किल होता है डेवलप करना? कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज खरीदी नहीं जाती, समझ रहे हो मेरी बात? ह्यूमन रिसोर्सेज को क्यों बोलते हैं, आपने सुनी हुई लाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट असेट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का दिमाग होता है, और दिमाग खरीदा नहीं जाता है, हर दुकान पे थोड़ी मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो वो सबसे बड़ी एसेट होती है। याद करो प्रोडक्शन चैप्टर, फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, अरे कहीं भी पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ाई करी होगी, प्रोडक्शन चैप्टर था। प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर याद करो, एक था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने? कि प्रोडक्शन करने के लिए दो मेन फैक्टर्स जो काम आते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल और लेबर, आदमी और चीजें। लेबर मतलब चीजें, और कैपिटल मतलब, ओ सॉरी, लेबर मतलब आदमी, और कैपिटल मतलब चीजें यही ना, दो ही होते हैं मेन फैक्टर्स, ऐसा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने बोला था। कौन से होते हैं दो फैक्टर्स? कैपिटल और लेबर। फिर उसने ये भी बोला था कि इन दोनों में भी मेन कौन होता है? लेबर। दोनों का रेशियो क्या होता है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1/4 ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 3/4 ऑफ प्रोडक्शन। 3:1 का रेशियो, लेबर का योगदान 3/4 होता है, 3/4, और कैपिटल का 1/4, 25%। समझ गए? क्योंकि चीजें तो कहीं और भी ला सकता है, समझ रहे हो? क्या डेवलप करना मुश्किल होता है? वो ह्यूमन रिसोर्सेज। एक चैप्टर आता है 12वीं क्लास के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सीबीएसई में हो तो 12वीं में आएगा, और आरबीएसई में तो 11th में आ जाएगा, समझ रहे? एक चैप्टर होता है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है वो? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स। समझ रहे हो? देश में ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज को, समझ रहे हो? हेल्दी और एजुकेटेड ऐसा होना चाहिए ना ह्यूमन रिसोर्सेज देश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रिसोर्सेज तो कहीं से भी लाए जा सकते हैं, लेकिन कैपेबिलिटीज डेवलप करना मुश्किल है, समझ गए मेरी बात? तो आज मैं भी किसी और के भी नोट्स ला सकता हूं, लेकिन सर पढ़ाने की स्किल, कैपेबिलिटी, वो इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए मेरी बात? तो ये सारी चीजों का बंडल होना चाहिए। अगर आपका कोर कॉम्पिटेंस इस चीज पर है ना, ऐसा बंडल बनाओगे, जितना कॉम्प्लेक्स इस बंडल को बनाओगे, उतना डिफिकल्ट कॉम्पिटिटर्स के लिए होगा आपको कॉपी करना, और जितना आसान चीजें करोगे उतना ही आसान होगा तुम्हें, और कोई क्या कर लेगा? इजीली कॉपी कर लेगा, तो तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उसको भी मिल जाएगा। सही है कि नहीं है? तो चीजों पे दिमाग मत लगाओ, अपने आप को एक ऐसा पैकेज बनाओ जो क्या हो? इररिप्लेसेबल हो। वैसे तो दुनिया में हर कोई क्या है? रिप्लेसेबल है। आज अगर मान लो मैं छोड़ दूं पढ़ाना यहाँ पे, तो कोई और आएगा। बात यह है कि मैं अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कर लूं, जिसको अगर मैं, कि भाई मैं अगर कहीं से जा रहा हूं तो भाई मेरी उसका एहसास हो, समझ रहे हो? मेरी गैर मौजूदगी है, बोले और वो तो लगी पड़ा था, समझिए मेरी बात? तो वो आपको क्या डेवलप करनी पड़ती है? ऐसी स्किल्स और ऐसी कॉम्प्लेक्स बनाओ अपने पैकेज को, समझ रहे हो? अपने आपकी जो पर्सनैलिटी है, यू हैव टू मेक दैट पैकेज, क्योंकि नौकरी तो भाई साहब बहुत गंदी चीज है। You can be easily replaced by another person, but what makes the boss कि भाई आप ही को वो ज्यादा पसंद करे, बोले यार आपके बिना काम नहीं चलेगा, यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
ऐसा पैकेज आपको खुद को बनाना पड़ेगा। यूनिक सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, ऐसा कॉम्प्लेक्स बंडल बनाओ खुद को, इतनी ज्यादा स्किल्स वगैरह सीख जाओ कि अपने आप आपको कोई इजीली रिप्लेस ना कर पाए। इजीली कर तो लेगा लेकिन इजीली रिप्लेस नहीं करेगा। आई के बाद समझ में? आज जितनी भी जगह मैंने पढ़ाया है ना मेरे पास्ट में, तो जितनी भी जगह है, आज ऑब्वियसली मेरी जगह कई और दूसरे टीचर्स आ गए, लेकिन उनको 3-4 साल उनका टर्बुलेंस आ गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक पार्ट बिगड़ गया और वो इजीली नहीं आ पाएगा। समझ गए ना? ऐसा आप बंडल अपने आप को बनाना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है? मैंने आपको जो बात बताई, इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बंडल होता है कोर कॉम्पिटेंस, और यही आपको क्या दिलाता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जितना कॉम्प्लेक्स आप इसको बनाओगे, इस बंडल को, उतना लंबे समय तक आपका क्या रहेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई इजीली कॉपी आपको कर ही नहीं पाएगा। रिसोर्सेज को कर सकता है, कैपेबिलिटीज को कॉपी करना आसान नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू, क्योंकि वो मिलते नहीं ना मार्केट में कैपेबिलिटीज, उसको डेवलप करना पड़ता है सालों साल। समझ में आई क्या मेरी बात? ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर, अच्छा कल्चर बनाना कोई आसान है क्या? सालों साल लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया कल्चर बनाने में। समझ गया मेरी बात? तो ये टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको यही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, इन दोनों का ऐसा बंडल बनाओ, यही आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज बनाओ, वही आपको क्या दिलाएगा? इट कैन लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आया समझ में? चलो इसके आगे पढ़ेंगे कल।